तो हैविंग सेड दिस, आज का ये तीसरा जो इम्पोर्टेंट पैनल डिस्कशन है वो शुरू करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से। तो मैं अपने जो आज के पैनलिस्ट हैं उनको एक एक करके दावत देता हूँ। हमारे आज के जो पहले पैनलिस्ट हैं लाहौर से तशरीफ़ लाएँ, प्रेसिडेंट IEEE प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर सोहेल आफ्ताब कुरैशी साहब। डॉक्टर साहब एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, एकेडमिया से भी इनका ताल्लुक़ है, इन्होंने बड़े रिसर्च पेपर्स भी लिखे हैं और पाकिस्तान की तकरीबन तमाम इंडस्ट्री से इनकी बड़ी गहरी वाक़ियत है। तो डॉक्टर साहब प्लीज़ हैव अ सीट। हमारे जो आज के दूसरे पैनलिस्ट हैं वो भी हमारे बहुत ही सीनियर इंजीनियर हैं और पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक़ है, मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और बहुत ही सीनियर इंजीनियर इश्तियाकुल हक साहब। इश्तियाक साहब से गुजारिश करूँगा स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। आज के हमारे जो तीसरे पैनलिस्ट हैं वो भी इंजीनियर हैं, इंजीनियर हशाम हारिस साहब। सीमेंस पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी में डायरेक्टर के तौर पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और एक ग्लोबल नाम है सीमेंस का और लोकल उसकी प्रेजेंस है। तो इनके हम एक्सपीरियंस से ज़रा सा फ़ायदा उठाएंगे कि क्या ऐसी ग्लोबल इनोवेशंस हैं जिनको आप लोकली इख्तियार करके और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। प्लीज़ गिव हिम अ बिग हैंड, इंजीनियर हशाम हारिस। आज के जो हमारे चौथे पैनलिस्ट हैं वो भी एक इंजीनियर हैं और टेक्सटाइल और दूसरी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी इन्होंने काम किया है, स्पेशली माइक्रो ग्रिड्स के हवाले से, अल्टरनेट एनर्जी के हवाले से, एनर्जी एफिशिएंसी के हवाले से। तो इनसे भी हम देखेंगे कि क्या कोर चैलेंजेस हैं और किस तरह से बहैसियत इंजीनियर और IEEE के प्लेटफॉर्म से हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इंजीनियर इमरान ज़फ़र साहब। एक दफ़ा फिर तमाम अपने मोअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर साहब आपका ख़ुसूसी शुक्रिया, आप लाहौर से हमारे इस इवेंट के लिए और सेशन के लिए तशरीफ़ लाए। आप तमाम तीनों साहबान का भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा ये ब्रीफ़ कर दूँ कि ये टेक्सटाइल के लिए हमने सेशन क्यों रखा है। हम इसमें बात करेंगे कि एनर्जी एफिशिएंसी की, हाई टैरिफ की, सब चीज़ों की। तो लोग कहते हैं भाई टेक्सटाइल क्यों, मतलब जो एनर्जी का क्राइसिस है, जो बिल ज़्यादा है वो तो हम सब के आ रहे हैं। वो कहते हैं कि हम हुए, तुम हुए, कि मीर हुए, उसकी जुल्फ़ों के सब असीर हुए। मेरे घर का बिल भी अब काबिल बर्दाश्त नहीं रहा, आप सब लोगों का भी यही हाल है। लेकिन टेक्सटाइल की हम इसलिए बात करते हैं कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान की मईशत में बड़ी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो तकरीबन 9% पाकिस्तान की GDP का कंट्रीब्यूट करती है। 60% जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं वो टेक्सटाइल से आती हैं और आपकी जितनी भी वर्क फोर्स है पाकिस्तान की, कोई 20 मिलियन के करीब, उसमें से 40% जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनको एम्प्लॉयमेंट देती है। तो इसलिए हमने ये स्पेसिफ़िकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर और उसके चैलेंजेस के ऊपर ये सेशन रखा है, क्योंकि अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पहिया चलता है तो मुल्क का पहिया चलता है, और मुल्क का पहिया चलता है तो फिर एक स्टेबिलिटी आती है, सस्टेनेबिलिटी आती है। तो इस हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से शुरू करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपसे ज़रा सा हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पंजाब में बैठे हुए हैं। पंजाब ख़ास तौर पे जो फैसलाबाद रीजन है वो टेक्सटाइल का एक हब समझा जाता है। जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी फैसलाबाद और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में है। जो कॉटन की जिनिंग भी होती है, कॉटन प्रोडक्शन भी है, वो भी पंजाब में ही ज़्यादा है। तो आप क्या समझते हैं कि जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको किन मुश्किलात का सामना है? जी, मोनिस साहब का बहुत शुक्रिया कि आपने अपॉर्चुनिटी दी कि हम टेक्सटाइल के इश्यूज़ के ऊपर को डिस्कशन करें। और मैं चूँकि पंजाब से मेरा लिंक है और मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि फैसलाबाद जो है हमारा इतना इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ लाइक मैनचेस्टर ऑफ इंग्लैंड, कि जिसका हमारी मईशत के ऊपर बहुत गहरा असर है। और एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जो है बेसिकली अगर आप देखें तो टेक्सटाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनी ऑफ ओवर लेबर वर्क एज वेल एज इंजीनियर्स। तो हमें ये देखना है कि क्या हम जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इन पर्टिकुलर उसको इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं कि जो है वो अपनी आसानी से जो है प्रोडक्शन बनाएं और वर्ल्ड वाइड इसको एक्सपोर्ट करें। पिछले दिनों में बिजली तो सबके लिए महंगी है, आपने अभी खुद ही कहा कि एवरीबॉडी इज़ सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस हाई कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी। और आप इस बात को सुन के हैरान होंगे कि इस सारे बिलिंग में अगर आप देखें, उठा के एनालिसिस करें, कि हर बंदा एनालिसिस नहीं करता,
हर बंदा नहीं देखता, वो तो कहता है यार बिल आया फटाफट उतारें, इससे पहले कोई काट ना जाए। लेकिन अगर आप एनालिसिस देखें, हमने पिछले दिनों खुद किया था, तो 43% के करीब जो टैक्सेस हैं वो हम पे करते हैं, यानी FPR की हेल्प करते हैं टू कलेक्ट द टैरिफ। तो वी वर टॉकिंग समवेयर कि अगर ये FPR अपनी ड्यूटी ले ले और बिजली से बिलों से 43% का लोड ऑफ कर दे, तो बिजली हमारे लिए कितनी जो है सस्ती हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि टेक्सटाइल मिल्स जो हैं ये 24 आवर्स रन करती हैं और इनकी इंटरप्शन जो है बिजली की वो किसी तौर भी अफोर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि सम मशीनें ऐसी हैं कि अगर उनकी बिजली इंटरप्ट हो जाए थोड़ी देर के लिए तो उनका एक लंबा प्रोसेस है जो डिस्टर्ब हो जाता है और उनका मटेरियल जो है काफ़ी हद तक वेस्ट हो जाता है। तो ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे याद है आज से कोई 20 साल पहले की बात है, मेजॉरिटी टेक्सटाइल ने कोशिश की कि जो है वो अपने जो है जनरेशन लगा लें, राइट। लेकिन फिर जब IPPs आ गई तो वो थोड़े से रिलीव हो गए, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि IPPs जो है वो हमारी मज़ीद रीढ़ की हड्डी को तोड़ देगी, कि कैपेसिटी चार्जेस भी लेंगे और रनिंग चार्जेस भी लेंगे। मैं समझता हूँ कि ये टाइम है इस गवर्नमेंट का कि वो बिजली के बिलों की तरफ ध्यान दे, क्योंकि जितना हम ईज़ प्रोड्यूस करेंगे टुवर्ड्स टेक्सटाइल, हमारी मईशत दिन ब दिन बेहतर होगी। और ये बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क के लिए कि हम जो है अपनी मईशत को बेहतरीन करें। थैंक यू। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब आपने जो बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जब बिजली का बिल आता है तो उसके दो हिस्से होते हैं, कि उसके अंदर एक तो जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या बिजली पैदा करने की कॉस्ट है, फिर उसमें आजकल बेतहाशा टैक्सेस डाल दिए गए हैं। अच्छा, अब इससे दो चीज़ें सामने आती हैं, एक तो कुछ टेक्निकल इनएफिशिएंसीज हैं, डिस्कोस के लॉसेज हैं, टेक्सटाइल सेक्टर के अपने लॉसेज हैं, अगर आपने इनएफिशिएंट मोटर्स लगाई हुई हैं, केबल्स की प्रॉपर साइजिंग नहीं है। लेकिन जब आपने टैक्सेशन की बात की तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर टेक्निकल इनएफिशिएंसीज हैं उसके साथ साथ हमारे सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज भी हैं, कि कुछ इदारे ऐसे हैं जो अपना काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरे सेक्टर्स के ऊपर एक एडिशनल बर्डन आ रहा है और उसका अल्टीमेट नतीजा ये है कि टेक्सटाइल या जो भी इंडस्ट्री है वो उसको फेस कर रही है। अच्छा इश्तियाक साहब, अब आपकी तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब ने एक पहलू बताया कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज हैं जिनकी वजह से हाई टैरिफ्स हैं, टेक्सटाइल एक चैलेंज फेस कर रही है, मैं और आप एक चैलेंज फेस कर रहे हैं। आपसे ज़रा हम बात करेंगे कि जो टेक्निकल इनएफिशिएंसीज हैं उसके ऊपर आप प्लीज़ ज़रा सी रोशनी डालें, जिसकी वजह से टेक्सटाइल सेक्टर बल्कि जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको एक प्रॉब्लम का सामना है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बातें की हैं, टेक्सटाइल सेक्टर में जब हम इंटरनल बात करते हैं लॉसेस की, तो उनके पास जो मेन मोटर है वो है आपका इंडक्शन मोटर। अच्छा, पिछले दिनों जब हमने एक छोटी सी स्टडी किया था तो उससे ये पता चला था कि जो वो मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मोटर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एक तो ये, दूसरा ये कि अगर मोटर जल जाती है तो वो किसी दुकान से जाकर के मोटर को रिपेयर कर लेते हैं। मोटर रिपेयर करने वाले जो वायर इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही पैथेटिक और उसके लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो टेक्सटाइल सेक्टर, जिस तरह से आपने कहा कि बिजली के बिल का बोझ सबके ऊपर है, दो पार्ट आपने आइडेंटिफाई किया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक टेक्निकल। मैं टेक्निकल पे ये कहूँगा कि टेक्सटाइल सेक्टर को भी अपने यहाँ इंटरनल काम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी का एक एलिमेंट है, उस प्रोडक्टिविटी के एलिमेंट्स को फोकस करना पड़ेगा टेक्सटाइल सेक्टर को। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लॉसेस को कैसे कम किया जाए। जब मैं सीमेंस में था तो एक दो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वालों के साथ जब काम किया तो उन्होंने सीमेंस से मोटर लेकर के 40 मोटरें तब्दील कराई और उनकी एफिशिएंसी भी अच्छी हो गई, प्रोडक्टिविटी अच्छी इस तरह हो गई कि ब्रेकडाउन कम हो गए और लॉसेस भी कम हो गए। तो ये एक प्रूवन बात है कि टेक्सटाइल सेक्टर को अपने इंटरनली लॉसेस को कम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो है टेक्सटाइल जो है टोटल पिछले सालों में 19 to 20 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया। जी हाँ।
इस साल वो घट करके 15 बिलियन के करीब आ गए हैं। और ख़दशा ये है कि ये जो साल गुजर रहा है इसमें और कम हो जाएंगे। तो ये एक हकीकत है कि टेक्सटाइल सेक्टर जब चलता है तो कई लाख लोगों की नौकरी है, चाहे वो कराची से लेकर के पेशावर तक जहाँ भी टेक्सटाइल है। और सिर्फ टेक्सटाइल जब हम बात करते हैं तो टेक्सटाइल की वीविंग या स्पिनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, उसके आगे जितनी भी वैल्यू एडिशन है उसकी भी बात हो रही है। क्योंकि जितने भी छोटे छोटे सप्लायर हैं, कोई रंग रहा है, कोई केमिकल सप्लाई कर रहा है, कोई पैकेजिंग सप्लाई कर रहा है, तो वो एक पूरा रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ है। तो एनर्जी एफिशिएंट के लिए टेक्सटाइल सेक्टर को जो जिस अल्टरनेट पर जाना पड़ेगा, जो जा रहे हैं, जिसमें सोलर जो है उनके लिए वो सबसे ज़्यादा उसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं इस वक्त। सही। अच्छा इश्तियाक साहब, ये जो आपने एक बात की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि टेक्सटाइल सेक्टर को ख़ुद भी अपने गिरबान में थोड़ा सा मुंह डाल के देखना है कि क्या उनकी एफिशिएंसीज़ हैं, कैसे उसको बेहतर किया जा सकता है। आपने मोटर की मिसाल दी कि कोई मोटर ख़राब हो गई तो OEM के बजाय उन्होंने कहा कि यार जो ये थर्ड पार्टी वेंडर है उससे वाइंडिंग करा लो। तो क्या ये अवेयरनेस का मसला है या ये माइंडसेट का मसला है? देखिए, अवेयरनेस से ज़्यादा वो कहते हैं कि जो पुरानी कहावत कहते हैं कि पेनी वाइज पॉन्ड फुलिश वाला मसला है। अवेयरनेस से ज़्यादा जब उनको अवेयरनेस हो जाती है, ऐसा नहीं है कि अगर किसी सेठ जिसने इंडस्ट्री लगाई हुई है, मैं नाम लेना चाहता हूँ, जिनसे मेरी बात हुई, फिर उन्होंने विज़िट कराया, सब किया, जैसे उनको अवेयरनेस उनको बताया गया, तो अगर सेठ को बता दिया जाए और उसको समझ में आ जाए तो वो फ़ौरन हर चीज़ कर लेता है। लेकिन जाहिर है एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट उसको सबसे ज़्यादा जो है ना बॉटम लाइन चाहिए, तो वो बॉटम लाइन की तरफ तवज्जो देना। ठीक। इश्तियाक साहब, आपकी इसी बात को लेके आगे चलते हैं। मैं आऊँगा शाम की तरफ। आपका मैन्युफैक्चरिंग के शोबे से ताल्लुक़ है और जैसा कि इश्तियाक साहब ने मोटर की बात की, ट्रांसफार्मर की बात की, आप भी जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के अगर हवाले से देखें तो जो स्विच गेयर्स हैं, ट्रांसफार्मर हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है? जो टेक्सटाइल ग्रुप्स हैं उनका क्या माइंडसेट होता है जब वो आपकी प्रोडक्ट लेने के लिए जाते हैं? तो किस चीज़ पे उनका मेन फोकस होता है? क्या कभी वो आपसे एनर्जी एफिशिएंसी की, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करते हैं या सिर्फ प्राइसिंग ही उनका मेन फोकस होता है? मुनीस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो IEEE के इस प्रेस्टिजियस फोरम पे बुलाने का और बात करने का थैंक यू वेरी मच। बिफोर जस्ट कमिंग टू दिस, क्योंकि फ़्लो में बहुत अच्छी बात हो रही थी टेक्सटाइल सेक्टर की मुश्किलात पे, तो मैं बताना चाहूँगा कि देखें, हमारी जो भी इंडस्ट्री है वो एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने पिछले सालों में बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट की और हमेशा उसको सब्सिडाइज जो है वो टैरिफ मिला। ये एक डिबेट ज़रूर है कि अब उसको कंटिन्यू होना चाहिए या नहीं, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, 1.5 साल पहले या मोर देन 1 ईयर जो एनर्जी टैरिफ है वो 9 सेंट से बढ़ा के 17 सेंट पे कर दिया गया और सब्सिडी सारी उसके अंदर से जो ख़त्म करके मार्केट लेवल पे ले आए। गैस के टैरिफ की बात करते हैं तो 1200 से 2700 पे आ गया। अगर हम टैक्स की बात करते हैं तो इसी बजट के अंदर 1% रेवेन्यू की जगह EBIT का 29% टैक्स लग गया, जो कि किसी भी और इंडस्ट्री में लगता है। तो अगर आप इस तरह देखते हैं तो आपके पास एनर्जी या दूसरे टैक्सेस में हर तरह की सब्सिडी ख़त्म करके आपको एक लेवल पे ले आए। अब क्या हम उस चीज़ को वो करते रहें, इन्विजन करते रहें कि यार हमें वो दोबारा सब्सिडी मिलेगी, दैन वी वुड गो टू द एक्सपोर्ट। इस वक्त हमारी जो एक्सपोर्ट की कैपेसिटी है दैट इज़ $25 बिलियन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ फैक्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। इश्तियाक साहब ने इस तरह बताया हम 15-17 बिलियन पे जा रहे हैं और हमने अपनी बेस्ट एक्सपोर्ट जो की है वो $19.6 बिलियन की है, जो कि 2022 में की थी। सो वी हैव कैपेसिटी बट वी नीड टू सी कि अब क्या हम उसी सब्सिडी ऑफ पावर की तरफ जाएंगे या अपने प्रोसेसेस या अपनी चीज़ों में एफिशिएंसी की तरफ जाएंगे, ताकि जो है वो हम लोग चीपर सोर्सेज की तरफ जाएं और जो है वो इस चीज़ को ज़्यादा अपने हक में फिजिबल बनाएं। तो मैं यहाँ पर दो बात करना चाहूँगा। एक तो कि हमें किस तरह की रिसोर्सेज की तरफ जाना चाहिए और हमें एनर्जी एफिशिएंसी की अपने माइंडसेट की तरफ जाना चाहिए। जस्ट गिवन एन एग्जांपल, अभी जिस तरह आपने टू बी स्पेसिफिक पूछा, टेक्सटाइल का माइंडसेट जो है वो चीप ख़रीदने में बिल्कुल होता है और इस वक्त भी जो माइंडसेट है जिसके अंदर आई वुड इनकरेज दैम टू थिंक डिफरेंटली, क्योंकि दे आर इन अ डिफ़िकल्ट पीरियड एंड द डिफ़िकल्ट पीरियड इज़ कंटिन्यूइंग फॉर मोर देन around 3 years now. In this difficult period of higher tariffs, they still don't want to invest in solar. They still don't want to invest in biomass, which are the sources of energy nowadays
having around 1 year of ROI, which is the lowest in history. अगर आप सोलर की बात करते हैं तो that is going to be cheapest at this point in time. But the situation at this point in time कि आप डिफ़िकल्टी में हैं तो आप और ज़्यादा आप एग्रेसिव हों या आप उसके ऊपर और डिफेंसिव हों. सो दिस इज़ एक्चुअली द टॉपिक. सो द पावर जनरेशन दे नीड टू मूव फॉरवर्ड एंड टू गो फॉर द रिन्यूएबल एंड द चीपर सोर्सेज. इफ़ यू टॉक अबाउट एनर्जी एफिशिएंसी, उनके प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल है काम करने का. मैं जस्ट एक एग्जांपल कोट करूँगा जहाँ पर हम लोगों ने एक अभी प्रोजेक्ट जस्ट कंप्लीशन की तरफ गए, जहाँ पर हमारे पास जो चिलर का जो प्रोसेस होता है जो कि बहुत सारी और भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर होता है, वहाँ पर आपके पास आउटडेटेड जो है वो कंट्रोल एल्गोरिथम्स हैं या फिक्स स्पीड पंप्स हैं. और उसके जो है वो इन आफ्टर एनालाइजिंग द कंप्लीट सिचुएशन वी हैव एन एडवांस सॉफ्टवेयर नेम्ड एज डेजिगो CC. उसके ऊपर यू कैन मॉनिटर द कंप्लीट सिचुएशन एंड देन यू कैन रिकमेंड the energy efficiencies in a way so that you can have the advanced algorithms, you can have the conservation of the pump sequencing system, जिसके तहत आप जो है अपने चिलर में बहुत ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं एग्जिस्टिंग चिलर में. एंड द एनर्जी सेविंग इज़ टू अ ट्यून ऑफ 27%. बिफोर दैट चिलर वॉज रिक्वायरिंग फॉर एग्जाम्पल 5.5 kilowatt. नाउ दे आर गोइंग टू रन इन 4 kilowatt. सो दिस इज़ अराउंड अ बिग सेविंग. इट्स नॉट ओनली एनर्जी सेविंग बट ऑल्सो आपके पास जो है किलोवाट पर टनेज इज सेव. तो आपकी जो है कार्बन फुटप्रिंट और सस्टेनेबिलिटी के अंदर है सेविंग. और द लास्ट इसका एडवांटेज ये है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी वाली चीज़. नाउ इन देयर कंप्लीट कूलिंग थिंग दे हैव द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एवोपरेशन एंड कूलिंग is better, so the operational excellency is also coming up. So with this example हमें मैं अगर समराइज़ करूँ अपनी बात को, now we are in the giving situation of the worst or the toughest tariff. Now we have to decide ourselves that should we invest further or we stop there. And the third thing is to go for the energy efficiency with the existing install base so that we can have our efficient processes. और हमारी जो इंडस्ट्री है $25 billion एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी की, then we can bring this back to a level जिससे हम जो है पाकिस्तान और उसका एडवांटेज कर सकें और मैक्सिमम एक्सपोर्ट पे जा सकें. श्याम, थैंक यू वेरी मच. आपने बहुत डिटेल में ये एक्सप्लेन किया और आपने जो एनर्जी टैरिफ की बात की कि इनको एक सब्सिडाइज टैरिफ मिलता रहा 9 सेंट्स का, जो कि अब 17+ सेंट्स के ऊपर चला गया है, जिसकी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री सफ़र कर रही है. ये बात बिल्कुल ठीक है. लेकिन अब जो हम आजकल का अगर एनवायरनमेंट देखें और जिस तरह के हमारे ऊपर IMF के प्रेशर्स आ रहे हैं, दूसरे इंटरनेशनल बॉडीज़ के प्रेशर्स आ रहे हैं, शायद अब इसको रिवर्स करना किसी भी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल ना हो. शायद अब कोई भी ये 9 सेंट्स वाला या 8.5 सेंट्स वाला डिसीजन नहीं कर सकेगा. तो अब जो कुछ भी है हमने इसी एम्बिट में, इसी एनवायरनमेंट में रह के करना है. अच्छा, एक थोड़ा सा बिटर ट्रूथ अगर आप देखें, जो रियलिटी है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जितनी भी इंडस्ट्री है वो समहाउ थोड़ा यूज टू रही है कि गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करती रहे. आप उनको सब्सिडीज़ देते रहें, न्यू एंट्रेंट्स पे बैन लगा दें, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लगा दें. अब लेकिन शायद आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोटेक्शन वाला एनवायरनमेंट ख़त्म होता चला जा रहा है. तो अब हमें जाना पड़ेगा किस चीज़ के ऊपर कि अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी हम कैसे हासिल कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं. तो इस टॉपिक के साथ हम आते हैं इमरान साहब की तरफ. इमरान जो है अल्टरनेट एनर्जी पे काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल में माइक्रो ग्रिड्स के ऊपर काम कर रहे हैं. तो इनसे ज़रा पूछेंगे कि इनका क्या फीडबैक है और क्या ये जो शाम ने बातें की इसको अडेप्ट करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर है वो किस हद तक रेडी है और इनको क्या रेजिस्टेंस फील होती है. जी थैंक यू मनीष भाई. जो अभी तक पैनलिस्ट ने बात की उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा. और एक चीज़ जो डिफरेंट है वो है, हम दो चीज़ों की बात करते हैं जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री की बात करते हैं. एक है एनर्जी कॉस्ट और दूसरी है एनर्जी रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर. तो अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो एकदम बूम आया है, एक्सपेंड करी है, वो 2000 के बाद का एरा है. और इसमें बहुत ज़्यादा जो फैक्टर है वो कैप्टिव पावर प्रोडक्शन का है. तो 2000 के बाद हमारी कराची में एग्जाम्पल्स हैं, आर्टिस्टिक ग्रुप का आप एग्जाम्पल ले लें, ये एग्जिस्ट नहीं करता था. 2000 के स्टार्ट में इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और अब इतना बड़ा एम्पायर है. इसी तरह और भी इंडस्ट्रीज़ हैं. तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी कैप्टिव बेस्ड गैस पावर जनरेशन पे, जो ओन सेल्फ प्रोडक्शन थी. और उस ज़माने में उन्होंने ऐसा के इलेक्ट्रिक या वापडा से अपना कनेक्शन ही ब्रेक कर दिया था एंड दे वर सोली प्रोड्यूसिंग देयर ओन पावर. अब आगे चल के हमारे पास क्या चीज़ आई और जो कि उनके पास जो कॉस्ट थी वो भी बहुत कम थी.
सो दे वर enjoying गुड प्रॉफिट्स, दे वर enjoying वेरी गुड एक्सपोर्ट्स। अब हमारे पास जो आगे 2005 के बाद से ही गैस कनेक्शन, न्यू कनेक्शन तो बंद हो गए थे, लेकिन अगर हम तेज़ी से फास्ट फॉरवर्ड करें तो हमारे 2013 में क्राइसिस आया। अब राइट नाउ क्या प्रॉब्लम है कि इंडस्ट्रीज़ को गैस जो बहुत ही लो कॉस्ट पे थी वो अवेलेबल ही नहीं है। आप बात करें कि वो हाई कॉस्ट पे अवेलेबल है, वो भी प्रॉब्लम है। सर्टेन इंडस्ट्रीज़ को अवेलेबल है गैस प्रोडक्ट फॉर प्रोड्यूसिंग पावर जनरेशन। देन आप ऑल्टरनेट आते हैं कि आप वापडा को यूज़ करें तो उसमें रिलायबिलिटी का इशू है। गैस जनरेटर इज़ हाईली रिलायबल बट द यूटिलिटी ग्रिड पावर इज़ नॉट रिलायबल इनफ। सो ये चैलेंज है इंडस्ट्री के लिए कि वो अपनी टोटल प्रोडक्शन गैस जनरेटर से हटा के यूटिलिटी भी नहीं रख सकते। अब हम सोलर की बात करते हैं। सोलर इज़ गुड सोर्स ऑफ पावर, बट सोलर वी मस्ट नो इट इज़ ओनली अवेलेबल फॉर सर्टेन time of the day for hardly 7 hours. So you cannot rely totally on solar. Solar can be a mean to save your to have your power in a greener way, produce your power in a greener way. Then अब हम क्या कर रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट राइट नाउ कॉस्ट के हवाले से they have to put solar, they have to have grid connection because gas is not available, but they want to run the gas genset as much as possible, and they also another thing is which is coming right now in the future is battery storage. तो हम क्या देखते हैं आगे चल के किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को पाकिस्तान में कि वो उसको तीनों चारों पावर्स को अपने पास रखना पड़ेगा, एंड वी हैव टू मैनेज कि जब गैस अवेलेबल हो तो गैस जनरेशन से आप प्रोड्यूस करें, जब सोलर अवेलेबल हो मैक्सिमम सोलर को यूटिलाइज़ करें, और उसके बाद बैटरी स्टोरेज को भी नाइट टाइम के लिए हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द वे टू ऑप्टिमाइज़ योर एनर्जी कॉस्ट। So this is how I look at the cost and reliability factor. ठीक है इमरान, ये आपने टेक्निकली बहुत वायबल और प्रैक्टिकल बातें की, और मेरा ख्याल है कि जो भी टेक्सटाइल सेक्टर के लोग हैं, डिसीजन मेकर हैं, उनको उस पर गौर करना चाहिए, समझना चाहिए, और हमारी ये जिम्मेदारी है कि IEEE के प्लेटफॉर्म से हम उनको ये अवेयरनेस दें, आगाही दें, और मार्केट में इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनको हम गाइड करें। अच्छा, ये हमने थोड़ी सी टेक्निकल बातें की। अब मैं ज़रा सा जो टेक्सटाइल सेक्टर की ओवरऑल वैल्यू चेन है उसकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब, आपसे बात शुरू करेंगे क्योंकि आपका जो ताल्लुक़ है पंजाब से है, जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है सबसे ज़्यादा पंजाब में है। जिस वक्त पाकिस्तान बना तो हमारे पास टोटल 3 टेक्सटाइल मिल थी, और जो भी हम कॉटन प्रोड्यूस करते थे तो 40% हम कंज्यूम कर लेते थे, 60% हम एक्सपोर्ट कर देते थे। आज सूरत हाल ये है कि हमारे पास कुछ 1200 प्लस जिनिंग यूनिट्स हैं और 530 प्लस टेक्सटाइल यूनिट्स हैं, लेकिन जो हमारी कॉटन प्रोडक्शन है वो रिवर्स हो गई है। मतलब अब हमारे पास 40% 50% कॉटन हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, 60% कॉटन हमें इंपोर्ट करना पड़ती है। उसकी क्या वजह है? उसकी 2 वजूहात हैं कि हमने अपनी जो कॉटन की क्वालिटी है, उसकी जो यील्ड है, उसके ऊपर हमने कोई वर्किंग नहीं की। हम दुनिया में इस वक्त 28वें या 29वें नंबर पर हैं कॉटन की यील्ड के हवाले से। चाइना की जो कॉटन प्रोडक्शन है वो 2000 टन पर हेक्टर वो प्रोड्यूस करते हैं। हम कहाँ पे खड़े हैं? 650 टन पर हेक्टर, 1/3 फ्रॉम चाइना। तो एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड थी, आहिस्ता आहिस्ता हम उसको ख़त्म करके हाउसिंग कॉलोनियाँ बनाते चले जा रहे हैं, प्लॉट बनाते चले जा रहे हैं, ये सोचे बगैर कि हमारी अगली नस्लों का क्या होगा, अगली हमारी जनरेशन के लिए क्या होगा। एक तरफ हम कहते हैं कि जी हम एक एग्रीकल्चर सोसाइटी है, टेक्सटाइल हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन जहाँ से उसका रॉ मटेरियल आना है उसके ऊपर हम कोई तवज्जो नहीं दे रहे। तो मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ा सा एज अ सीनियर इंजीनियर और एज अ उस सेगमेंट को और उस एरिया को आपने देखा है, ज़रा उस पर थोड़ा सा कुछ रहनुमाई करें कि ये क्यों हो रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है। इसमें आई थिंक आपने अपने सवालों के जवाब भी दे दिए। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ये कह के तो बुलाया था आपको। एक्चुअली जहाँ तक एग्रीकल्चर का लिंक है, आई नो ग्रुप जो कि एग्रीकल्चर में बहुत काम कर रहे हैं, फ्रूट ब्रदर्स, जावेद सलीम कुरैशी साहब की फर्म है जो बहुत एग्रेसिवली इम्प्रूवमेंट कर रही है एग्रीकल्चर लैंड की तरफ, उनकी सीड्स की तरफ, पेस्टिसाइड्स की तरफ और चीज़ों की तरफ। इन माय ओपिनियन ये जो कॉटन की आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। आप देखिए रिसेंटली क्या हुआ, गंदम के साथ क्या हुआ। गंदम की क्रॉप बिल्कुल तैयार खड़ी है, आपने टनों की टन जो है ना
गंदम बाहर से मंगवा ली। और फिर जो हमारे किसान लोग थे उनके साथ क्या हाल हुआ। हमारे किसान लोग कहते हैं इस दफ़ा कि आप देखिएगा कि 1/3 क्रॉप जो है ना इस दफ़ा गंदम की आपको मिलेगी। दे आर सो मच डिस्करेज, नंबर 1। इसी तरह ये जो आप कॉटन की बात कर रहे हैं, कॉटन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जिसमें आप सब्सिडाइज करें या उनको गाइड करें या उनको ट्यूबवेल दें जो सोलर पे हों, कोई इस किस्म की मराद दें। जैसा कि आप इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में तो एग्रीकल्चर को बहुत लोग प्रमोट करते हैं, बहुत इंसेंटिव्स देते हैं, तो फिर वो जाके अपने सिस्टम को जो है इम्प्रूव करते हैं। तो मेरे मुताबिक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। हम जहाँ कोई लैंड थोड़ी सी खाली देखते हैं, हम कहते हैं अच्छी सी कॉलोनी बनाए क्योंकि इसके पैसे ठीक ठाक मिल जाएंगे, जबकि इतने हाउसिंग सेक्टर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आज भी अपने अराउंड देखें, आई एम लुकिंग इन पंजाब एंड पर्टिकुलर इन लाहौर, आपको बेशुमार कॉलोनियाँ नज़र आएंगी लेकिन वो खाली हैं। Right? People are not coming. Lands have been sailed out, but people are not coming. So that is all totally waste of money. और एक और बात, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि उन्होंने कुछ लैंड रखी थी ब्राउन। ये ब्राउन लैंड है, इसके ऊपर जो है आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और एक होती है लैंड ग्रीन, ग्रीन पे आप एग्रीकल्चर के अलावा कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट दिन ब दिन पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर आके उस ग्रीन लैंड को ब्राउन लैंड में कन्वर्ट करती जा रही है, विच मीन्स कि एग्रीकल्चर को जो प्रमोट करना चाहिए, जो उनको सपोर्ट करना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं हो रहा। अब मैं आपसे थोड़ी सी इजाज़त लूँगा पिछले टॉपिक में एंटर होने की, थोड़ी सी, वो ये है कि दो टैरिफ की जब हम बात करते हैं तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक टैरिफ वो जो गवर्नमेंट हम पे इम्पोज कर रही है इन द फॉर्म ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन एक सिस्टम वो भी है जो हमने अपने आप को करेक्ट करना है। दैट शुड बी डन बाय क्वालिटी मैनेजमेंट। हम टेक्सटाइल यूनिट अपनी क्वालिटी को मेंटेन नहीं करते। हमने एक ज़माने में प्रमोट किया था कि हर यूनिट को जो है वो अपना एनर्जी ऑडिट करवाना चाहिए। इशराक साहब ने भी जो बात की कि एक मोटर है जिसकी आपको आउटपुट के लिए मे बी 10 हॉर्स पावर चाहिए, आपने 50 हॉर्स पावर लगाई हुई है, दैट इज़ ऑल वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। इसी तरह आपने जो मशीनरी लगाई हुई है, दैट इज़ प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ हार्मोनिक्स। आपने हार्मोनिक फिल्टर नहीं लगाए हुए मशीनों के साथ, उससे ये होता है कि आपकी ओवरऑल जो लॉसेस हैं सिस्टम के अंदर, आपके यूनिट के अंदर आपके लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं, आप बिजली ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कसूर कुछ गवर्नमेंट का है, कुछ हमारा अपना भी कसूर है कि हम उसकी पावर क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करते। एक और टैरिफ में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ MDI कंट्रोल। वी डू नॉट डू MDI कंट्रोल, इट्स मैनेजमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड कि एक MDI के लेवल से बिजली हमारी ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर ऊपर चले जाती है तो आपका टैरिफ बढ़ जाता है। हम वो चीज़ नोट ही नहीं करते, हम कहते हैं कि ये पार्ट ऑफ बिल है हमारा, तो हम बिल दे देते हैं। हम नहीं देखते MDI कहाँ जा रही है, हम नहीं देखते हमारा पावर फैक्टर कहाँ जा रहा है, हम नहीं देखते हमारी क्वालिटी कितनी है। और अभी एक साहब थे उन्होंने बताया, बॉयलर की बात कर लें, बॉयलर ओवरसाइज लगे हुए हैं, आपको इतने बॉयलर की ज़रूरत ही नहीं है जितना लगा हुआ है। तो मैं जो बात कर रहा था ना, एनर्जी ऑडिट, हर टेक्सटाइल यूनिट अगर अपनी एनर्जी ऑडिट कराए, ड्रास्टिकली उनकी कॉस्ट जो रनिंग कॉस्ट है उसमें भी कमी आएगी। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की और जैसे जैसे ये हमारा सेशन आगे बढ़ रहा है, अगर मैं चीज़ों को समराइज़ करूं तो हम कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते चले जा रहे हैं ना। हमने पहले एक टेक्निकल इनएफिशिएंसीज़ की बात की, फिर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज़ की बात की। अब जो आप जिस टॉपिक को लाए हैं, ये अगर देखा जाए तो प्रोसेस एफिशिएंसीज़ की हम इसमें बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने प्रोसेसेस को बेहतर बना सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और कैसे अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को एक हद के अंदर रहते हुए कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले जो आपने बात की पॉलिसीज़ के हवाले से कि किसी हद तक तो गवर्नमेंट को अपना किरदार अदा करना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इक्वली जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है उसको भी पॉलिसी मेकिंग में अपना एक किरदार अदा करना है। हम बात कर रहे थे कॉटन की यील्ड की, कॉटन की प्रोडक्शन की, तो मैं ये सेशन की तैयारी के लिए जो कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ा था, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि 1948 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई थी, पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी,
अंडर 1932 एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उस कमेटी का काम ये था कि उन्होंने कॉटन की मुख्तलिफ जो सीड्स हैं, जो मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं, उसके ऊपर काम करना था। और वो कोई लेट 90s तक बड़ा अच्छा काम करते रहे। पाकिस्तान बनते वक्त जो हमारी यील्ड थी वो तकरीबन 150 टन पर हेक्टेयर थी, और वो काम करते करते उसको 600 650 हेक्टेयर के करीब ले आए। फिर ऑल ऑफ ए सडन, अच्छा, उसके अगेंस्ट क्या होता था कि गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल मिल को बाउंड किया होता कि आपने एक नॉमिनल सा सेस या ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी टाइप की चीज़ आप समझ लें, वो पे करना होती थी, कोई 50 to 70 रुपीज़ पर बेल। वो बहुत नॉमिनल सी कॉस्ट है। कोई लेट 90s में या अर्ली 2000 में जो एप्टेमा वाले हैं वो उसके अगेंस्ट चले गए, कहने लगे कि नहीं, ये तो हमसे गलत लिया जा रहा है, हम ये पैसे पे नहीं करेंगे। तो वो जो भी रिसर्च, डेवलपमेंट और जो उस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा था वो बिल्कुल रुक गया। तो जहाँ पे हम आज से 20 साल पहले खड़े थे 650 टन पर हेक्टेयर पे, आज भी हमारी जो कॉटन की प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो वही है। इसके अलावा जो हमारा टेक्सटाइल सेगमेंट का इन्वेस्टर है, जो मिल ओनर है, उसकी जो लेजॉन है ना एकेडमिया के साथ, वो मैं समझता हूँ बिल्कुल नील है। हमारे पास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, मेरा नहीं ख्याल कि टेक्सटाइल वाले उसके साथ कोऑर्डिनेट करके कोई काम कर रहे हैं। यहाँ पीछे हमारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों ने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं, लेकिन उनका किसी टेक्सटाइल ग्रुप से या उससे कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो इस तरह साहब, आप क्योंकि पॉलिसी मैटर्स के ऊपर बात करते हैं, आपने कुछ आर्टिकल्स भी लिखे हैं, हम अपनी इंटरनल मीटिंग्स में भी बात करते हैं, तो ये क्या माइंडसेट है? मतलब हर चीज़ शायद गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती, हम सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी हैं, उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? मोनी साहब ने ये जो पूरा तफसील से बात की पाकिस्तान कॉटन कमेटी की, और हमारे सोहेल साहब ने, डॉक्टर सोहेल ने भी जो बातें की हैं ऑडिट की। एनर्जी ऑडिट आज से 10 साल पहले पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया गया, और उसके लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी भी बनाई। टेक्सटाइल सेक्टर इसमें सबसे पीछे रहा। अगर मैं उसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी का एक अदारा था GTZ, उसकी तरफ से एड आई, उन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड किया, तो जिनके ताल्लुकात थे उन्होंने उस एड से फ़ायदा उठाया, अपना पैसा नहीं लगाया। तो जो हमारे सोसाइटी का या हमारी कौम का जो माइंडसेट हो गया है, वो चला गया है सब्सिडीज़, एड, सपोर्ट, चाहे वो वर्ल्ड बैंक दे दे, ADB दे दे, GZ दे दे, या USAID दे दे, हम उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं अब। तो एज ए नेशन जो है, हमें ज़रूरत है अपने पैर पर खड़े होने की, और अपने पैर पर हम उस वक्त खड़े होंगे जब हम हर इंडिविजुअल ये कहे कि नहीं जी, हमने एड नहीं लेना है, हमने क्या तो ट्रेड करना है। तो पॉलिसी तो ऑलरेडी मौजूद है, एनर्जी कंजर्वेशन का पूरा एक डिपार्टमेंट मौजूद है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और वो मुख्तलिफ कोर्सेज भी कराता है, वो सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर भी प्रोड्यूस करता है। मैंने भी वो कोर्स किए हुए हैं आज से 8-9 साल पहले, और मैंने ऑडिट भी किया है एनर्जी ऑडिट का। कराची में टेक्सटाइल सेक्टर तो नहीं था, लेकिन एक हॉस्पिटल है और दूसरे इंडस्ट्रीज़ की। ये मैं बताऊं कि मिनिमम आप 10% मिनिमम आप एनर्जी ऑडिट के ज़रिए सेविंग कर सकते हैं बड़े इत्मीनान से। साथ साथ उस ऑडिट में मैं 4 जगह का ऑडिट किया है, चारों जगह पिलफरेज भी जो है ना आइडेंटिफाई किया है। मतलब जैसे जनरेटर है, जनरेटर में जो डीजल इस्तेमाल हो रहा है और जनरेटर से जितना बिजली प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी कैलकुलेट करके बता दिया कि आप ज़रा इस पर भी देख लें। आप किसी को बोल नहीं सकते कि आपके यहाँ ये हो रहा है, लेकिन वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एनर्जी ऑडिट इज़ ए वेरी आप इंपॉर्टेंट। ये कह रहे हैं कि सिस्टम लेवल पे भी इनएफिशिएंसीज हैं और इंडिविजुअल लेवल पे भी एफिशिएंसीज है। तो इसलिए जैसे बात की डॉक्टर साहब ने, पॉलिसी तो मौजूद है हमारे मुल्क में बहुत सारी, इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिस तरह से हम बात करते हैं ना कि रेड सिग्नल क्रॉस ना करें, कानून तो मौजूद है लेकिन रेड सिग्नल फिर भी क्रॉस करते हैं हम। तो कानून तो मौजूद है, कानून पर अमल करना के लिए भी हमें कोशिश करनी पड़ेगी, अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा, भाई आप करें। और टेक्सटाइल सेक्टर को
किसी ना किसी शक्ल में आपको ये जो एड है, सब्सिडीज़ है, इससे बाहर आना पड़ेगा। जैसे कि शाम ने बताया कि भाई जब तक के सपोर्ट था, यानी 6 सेंट पर हम गैस मिल रही थी तो सब अपने अपने जनरेटर लगाए हुए थे। तो वो वहाँ से हमें निकलना पड़ेगा और साथ में आप ऑडिट करवाएं। पॉलिसी मौजूद है लेकिन हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। यानी अब हमें ये समझना चाहिए कि जिस तरह से पहले वाले प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में, सब्सिडीज़ वाले माहौल में हम रह रहे थे, शायद अब वो नहीं होगा। तो हम सब ने अपने आप को चेंज करना है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, एज अ नेशन के तौर पे, और एज अ टेक्सटाइल की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी अपने आप को देखना है कि कहाँ पे वो अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। शाम अब आपकी तरफ आते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के शोबे से आपका ताल्लुक़ है। सीमेंस की बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं ग्लोबली भी, तो आप हमें थोड़ा सा ये बताएं कि पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कि आप लोगों ने रिसेंटली कुछ नई प्रोडक्ट्स लॉन्च की हैं या लॉन्च करने का इरादा है। और जब मैं नई प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो IEEE के प्लेटफॉर्म से हम ये भी ज़रूर बात करते हैं कि जो उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का क्या प्लान है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ इंपोर्ट करके यहाँ देते रहें, हमें लॉन्ग टर्म में सेल्फ सफिशिएंट कैसे होना है, एक सस्टेनेबल इकोनॉमी कैसे बनना है। तो उसके ऊपर थोड़ी सी हम बात करते हैं कि आप क्या समझते हैं कि सीमेंस के पोर्टफोलियो में ऐसी कौन सी प्रोडक्ट हैं जो इन सारी चीज़ों को, जो अभी हमने बात की, प्रोडक्ट्स की इनएफिशिएंसीज़ की, एनर्जी ऑडिट की, सिस्टम इम्प्रूवमेंट की, आपके पोर्टफोलियो में ऐसी क्या चीज़ें हैं, चाहे वो सर्विसेज की फॉर्म में हो, चाहे वो प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, जो टेक्सटाइल सेक्टर की इम्प्रूवमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती हैं? मुनीस भाई, टू बी स्पेसिफिक, देखिए हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सिमेंस एज एन OEM 1957 से वी आर इन थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अभी भी जो फैक्ट्री कराची में मौजूद है दैट इज़ ऑन गोइंग एंड फ्लरिशिंग विद द लो एंड मीडियम वोल्टेज स्विच गियर। लेकिन जब हम कभी पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जैसे अभी हमने बहुत ही रिसेंट उमर ग्रुप ऑफ कंपनीज, इनके ब्लेस, फनेरो एंड फैसल स्पिनिंग है, उसके साथ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, तो उसके अंदर बस फेज भी थी दैट वाज इंपोर्टेड फ्रॉम वियतनाम, बट द कंप्लीट इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डेफिनेटली, और जो स्विच गियर हैं दैट वर मेड इन पाकिस्तान एंड असेंबल्ड इन पाकिस्तान। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कि हम फर्दर भी इन टॉपिक्स को कैसे कवर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं देखिए डिजिटलाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। हमारे पास जो सिमेंस एक्सीलरेटर इज़ अ टर्मिनोलॉजी विच इज़ एन ओपन डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म विच इज़ अ न्यू टर्म। और सिमेंस एक्सीलरेटर के अंदर यू कैन हैव अ सॉल्यूशंस नॉट ओनली फ्रॉम Siemens but also from partners, and people can contribute their things as well. Just an example of YouTube के अंदर अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर कंटेंट भी दूसरे लोग क्रिएट करके डालते हैं, और जो है वो कंटेंट जो है वो दूसरे लोग रीड करने वाले भी होते हैं। YouTube खुद शायद वीडियोस नहीं बना रहा होता। So just giving an example, Siemens is also going in this as an Siemens Accelerator, which is a B2B open digital business platform. इसके अंदर ये होता है कि आप अपनी बेस्ट एग्जाम्पल्स फॉर द डिजिटल सॉल्यूशंस यू पुट इन देयर, और अगर कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको अपना सॉल्यूशन लेना है फॉर हैविंग अ प्लांट फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्पिंडल्स, उस प्लांट के लिए उसके पास जो सॉल्यूशंस है वो 100% सिमेंस के पास नहीं होंगे। सिमेंस कैन बी इन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, सिमेंस कैन बी इन पावर जनरेशन, distribution, but there would be some other things जहाँ पर उसके उन machine manufacturer for the spindles would also come in. So Siemens Accelerator is totally changing the buying pattern like a open digital platform, and similar to, as I gave the example of YouTube, but in the B2B business all the things would be really purchased in a different way digitally. One example of Siemens Accelerator is NX Power Monitor. There we are also displaying in हॉल D, वहाँ पर हमारी जो डिजिटल स्क्रीन के ऊपर यू कैन ऑल्सो गो एंड वी कैन सी देयर। कराची फैक्ट्री के अंदर वी हैव अ सब स्टेशन जहाँ पर हमारे पास कंडीशन मॉनिटरिंग एंड एसेट मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। सो व्हाट वी डू इज़ दैट के स्विच गियर के अंदर वी हैव अ फील्ड डिवाइसेस इंस्टॉल्ड, और उसके तहत आप जो है वो बेसिक पैरामीटर का डाटा थ्रू क्लाउड यू कैन सी इनटू द सॉफ्टवेयर, ताकि आपको अपनी कंडीशन मॉनिटरिंग हो सके। यू हैव द प्लान फॉर द एसेट, यू कैन से प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एनुअली,
and you know when the life of the asset is going to end. Just an example of if we have the watch, a digital watch, so it's a situation of condition monitoring. You know what's your heartbeat, blood pressure, and many of the things you got to know. So we have now the portfolio for the digital, you can say, assessment of your power distribution assets. और this is the best thing for the old plants जहाँ पर आपके पास more than 3 decades old switch gear लगे हुए या power distribution equipment है. So you can have this thing and digitally monitor about and get to know that when you have to replace it, when you have to have the maintenance of the equipment. So I think this can help a lot in you can say optimizing the capital expenditure and to having more sustainable resources if you know the data exactly from the software. So that we are also displaying here and we can have a look at this as well. ठीक है श्याम, थैंक यू। तो आपकी बातों से जो हमने नतीजा अखज़ किया है कि जो प्रोडक्ट्स आप ऑफ़र कर रहे हैं, या अगर ब्रॉडर टर्म्स में बात करूं कि आप या आपके कंपटीटर जो ऑफ़र कर रहे हैं, तो अगर टेक्सटाइल वाले उसमें से जो ऑटोमेशन की, डिजिटाइजेशन की प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो उसको ऑप्ट करें तो वो मज़ीद उनकी एफिशिएंसी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उनकी जो एंड प्रोडक्ट है उसको कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं। इमरान, आपकी तरफ दोबारा आते हैं 2 सवालात के साथ, और आपकी तरफ मैं इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि आपका ज़रा सा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। आप टेक्सटाइल सेक्टर में सर्विसेज भी दे रहे हैं, प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, टेक्सटाइल से हट के भी कुछ काम कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जब आप टेक्सटाइल सेक्टर में जाते हैं तो उनकी अपनी जो वर्क फोर्स है, हमने यहाँ जो इतनी बातें की कि एज ए नेशन हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, एज एन इंजीनियर हमने कुछ बातें की, तो उनकी जो स्किल्ड नॉन स्किल्ड लेबर है, आप क्या समझते हैं उनको इन बातों का, इन चीज़ों का कितना अदराक है, वो किस हद तक अवेयर हैं इन सब से, आज तक वो उसी 20 साल पुराने वाले माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं? जी देखिए मुनिस, जैसे जैसे एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जा रही है तो कुछ चीज़ें कस्टमर ड्रिवन भी होती हैं, क्योंकि कस्टमर जो एक्सपोर्टर है वो आपकी आकर फैक्ट्री विज़िट करता है और वो थॉरली आपका प्रोसेस चेक करता है। तो अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ना भी चाहे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना, तो उसको अपना एक्सपोर्ट का बिज़नेस लेने के लिए वो करना पड़ेगा। There are many certifications which now every textile industry has to go through. For example, अगर वाटर की बात करें तो वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड every textile industry now forced to recycle their water, the processed water. So ये भी एक बहुत बड़ा important energy का फैक्टर है। Then अगेन अगर बात करें हीट की, तो हीट रिकवरी के जो प्लांट्स हैं वो भी बहुत टेक्सटाइल में कॉमन होते जा रहे हैं। तो जो फोर्स है, वो जो स्किल लेबर है, आप ऊपर से चीज़ें ड्रिवन होती हैं जो कंपनी की तरफ से। तो मैं ये देख रहा हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर अवेयरनेस बढ़ रही है और जो ट्रेंड है, जो आपके जो मेजर प्लेयर्स होते हैं वो ट्रेंड सेटर होते हैं, तो वहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं। और जैसे हम एनर्कॉन की बात करें तो हम 50 ईयर्स से काम कर रहे हैं पावर जनरेशन कंट्रोल्स में, और पाकिस्तान में भी विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें जैसे जैसे इवॉल्व हो रही हैं। अब हम भी ये देखते हैं कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ओनर्स हैं वो खुद से उन्होंने एक अपना एम्प्लॉय हर इंडस्ट्री ने डेडिकेट किया हुआ है, जो कि उसका काम ही ये होता है कि वो नए आइडियाज़ लेकर आए कंपनी में। उसका नाम ही कुछ लोगों में सस्टेनेबिलिटी मैनेजर होता है, किसी में एनर्जी एफिशिएंसी मैनेजर होता है। वो डेडिकेटेड एम्प्लॉय तमाम डिपार्टमेंट के साथ, और जैसे कंसल्टेंट हैं, हमारी जैसी कंपनीज़ हैं, उनसे वक्तन फ़वक्त से कंसल्ट करता है, और वो डाउन द लाइन ये जो आइडियाज़ हैं ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और किए जा रहे हैं। तो ये ठीक है इमरान, थैंक यू वेरी मच। आपकी बात से हमें कुछ पॉजिटिविटी नज़र आई है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, उनके जो नीचे के लोग हैं, लेबर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको भी अवेयरनेस है। उन्होंने आइडियाज़ के लिए भी एक टीम हर जगह बना दी है जो आइडियाज़ लाते हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, शायद मुझे उस तरह से जो इनोवेशन होना चाहिए या क्रिएटिविटी जो होना चाहिए वो नज़र नहीं आती। अच्छा, मैं अभी आऊँगा जो हमारे सीनियर पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर साहब आपकी तरफ, इश्तियाक साहब आपकी तरफ, कि देखें जो भी हमारा टेक्सटाइल बेस है, हम पिछले 60, 70, 75 सालों में हम क्या बना रहे हैं? हम सिर्फ होम टेक्सटाइल, टावल्स और इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं। हम इससे आगे निकले नहीं। दुनिया अब इससे कहीं आगे चली गई है। अब अगर आप टेक्सटाइल की बात करें तो एडवांस टेक्सटाइल्स के नाम से चीज़ें बन रही हैं। अब जो टेक्सटाइल है वो आपका मेडिकल इंडस्ट्री के लिए चीज़ें बना रहे हैं,
पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए चीज़ें बना रहे हैं, बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए बना रहे हैं, एनवायरमेंटल इंडस्ट्री के लिए बना रहे हैं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए बना रहे हैं। हम अभी तक सिर्फ और सिर्फ होम टेक्सटाइल, तौलिए, चादरों के ऊपर ही रुके हुए हैं। तो इसकी क्या वजह है, ये मैं ज़रा आप दोनों सीनियर साहिबान से समझना चाहूँगा। इमरान एक तरफ कहते हैं कि आइडिया बनाने वाली टीम भी है, सारी चीज़ें हैं, तो अब तक ये पिछले 60, 70, 75 सालों में ऐसा कोई आइडिया हमारे पास क्यों नहीं आया? ये सवाल आपका बहुत ज़बरदस्त है एक्चुअली। ऐसे सवाल आखिर के लिए रखता हूँ डॉक्टर साहब। जी उसकी वजह ये है कि आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई। वो तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी काम कर रही है, क्लोथ्स ऐसे बना रही है कि वो अगर आप वॉल्स में दे दें या फ्लोर के ऊपर डाल दें तो उससे एफिशिएंसी जो है हीट की वो भी बढ़ जाती है। एक्चुअली देखें, हम बेसिक्स में भी फंसे हुए हैं। हमारी इकॉनमी जो है वो इसी चक्कर में है कि यार घर का खाना पीना चलना चाहिए, हम उस चक्कर में लगे हुए हैं और हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम पॉसिबल एक्सपेंसेस में हम मैक्सिमम पॉसिबल अर्निंग जो है ना वो बना सकें। और इस वजह से जो इनोवेशन होनी चाहिए, जैसे आपने अभी कहा कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जो है उसकी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, तो क्या वो जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं आर दे इन लाइजॉन विद द एकेडेमिया और इंडस्ट्री? तो नहीं है ऐसा। इसी तरह आप ओवरऑल देखें इंजीनियरिंग में भी, किसी किस्म की भी इंजीनियरिंग हो, एकेडेमिया और इंडस्ट्री के लोगों का एक लिएज़ॉन होना चाहिए जिसमें डेली बेसिस के ऊपर जो वर्ल्ड वाइड चेंजेस हो रही हैं, जो इनोवेशन हो रही हैं, उसके बारे में प्रमोट करना चाहिए इनको। गवर्नमेंट को अपने टेक्सटाइल के लोगों को बाहर की जो है वो विजिट्स करवानी चाहिए जहां इस किस्म की इनोवेशन हो रही हैं। मैं जब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में पहले भी था, अब भी हूं, तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट OBE सिस्टम, आउटकम बेस्ड इंजीनियरिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, वी वेंट टू डिफरेंट कंट्रीज, वी वेंट टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। वहाँ हमने जाके देखा कि ये OBE को किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे आपने कहा कि इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल है वो बहुत इनोवेटिव है और बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं। ये गवर्नमेंट लेवल पे इंडस्ट्री के लोगों को, जो टेक्सटाइल वाले हैं स्पेशली, उनको टूर्स करवाने चाहिए, विजिट्स करवानी चाहिए ऐसे मुल्कों की, ऐसी इंडस्ट्रीज़ की जहाँ इनोवेशंस हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऑन द गवर्नमेंट पार्ट देयर इज़ अ लैकनेस, इट शुड बी देयर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और देखें, ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है। मैं मतलब जितने भी ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सेशंस मैंने अटेंड किए हैं, पैनल डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया या मॉडरेट किया, एक बड़ा कॉमन पॉइंट निकलता है। यहाँ पे भी वो बात निकल के सामने आई कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रिया और एकेडमिया का लिंकेज है वो बहुत वीक है। ये यकीन करें एक कॉमन पेन पॉइंट है। आप किसी भी टेक्निकल डिस्कशन में, सेशन में जाएँ, इसका कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर होता है हमारी इकोनॉमी से, जो हमें चैलेंजेस हैं उससे। इसके साथ ही हम आज के अपने इस तीसरे जो पैनल डिस्कशन को रैप अप करते हैं और अब मैं ऑडियंस की तरफ आता हूं। अगर हमारे किसी साहब के कोई सवाल है। जी बिलाल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिलाल अबन शेख है और मैं को जनरेशन एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करता रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के लिए। पहले तो मुनिस में ये बता दूँ कि पाकिस्तान में डेनिम हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब, पंजाब में भी और कराची में भी, बिकॉज आई हैव वर्कड फॉर आर्टिस्टिक डेनिम। They have done tremendous job because जब तक value addition नहीं होगी product में, they cannot invest. We have done co-generation of microgrid की आप बात करते हो, we have done over 20 megawatts of microgrid where we have gas turbine, we have gas engines, we have now 5 megawatt of solar also integrated into the system. अच्छा, coming back to Dr. Sohail, आपने चूँकि फैसलाबाद का जिक्र किया, तो I have some specific queries from you now. मुझे पता नहीं था कि आप फैसलाबाद से। तो फैसलाबाद में रिसेंटली आई कम टू नो कि साइयां वाला पे देयर इज़ अ अल्लामा इकबाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड FIEDMC और व्हाटएवर, वो जो दूसरी तरफ है। दीज आर वेरी वेरी गुड प्रोजेक्ट्स। मुझे इनका इंट्रोडक्शन नहीं था, आई नेवर न्यू बिकॉज आई ऑपरेट इन द कराची मार्केट, बट रिसेंटली आई केम टू नो। और वहाँ पर देर आर सर्टेन डिस्टॉर्शन बिकॉज वी डोंट हैव अ well thought of policy of what the decision should be for a particular industry.
मेरा आपसे सवाल ये कि वहाँ आई एम वर्किंग विद सम थिंक टैंक ऑन NTDC एंड पॉलिसी इश्यूज विच नीड्स टू बी करेक्टेड for the industrial sector, because industrial, the price per kilowatt hour will never come down until and unless we do a comprehensive study on that and create a policy which can be implemented, which is acceptable to the industry as well as the utilities, because utilities, whether it is DISCOs, NTDC, these are national assets and we have to create a comprehensive policy. मेरा सवाल आपसे ये है कि साइया वाला पे जो अल्लामा इकबाल वाला जो स्पेशल जोन है, डू यू हैव गैस इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर देयर? SNGPL ने वहाँ बनाया हुआ है, और NTDC का मुझे पता बिकॉज आई चेक्ड अप विद NTDC, मेरे वहाँ कनेक्शंस हैं, तो वहाँ NTDC इज कमिंग अप विद a 500 kV ग्रिड स्टेशन फॉर अबाउट 600 megawatts of power. Please. I think your information is quite correct कि सायावाला में इंडस्ट्रियल हब एक उन्होंने बनाया है particularly for textile, and they have given a lot of incentive for the industry in particular, और सब सेगमेंट उसमें इन्वॉल्व हैं. इसमें गैस भी है, इसमें बिजली के जो हैं यूनिट्स भी हैं स्पेशली, और स्पेशल गवर्नमेंट ने उनको इंसेंटिव भी दिया हुआ है. तो पिछले दिनों ये इंसेंटिव वाज गिवन, बट लेटर ऑन ड्यू टू सम पॉलिसी इट वाज विथड्रॉन, राइट? तो आई मीन आप इंसेंटिव की बात कर दूं, ये आज ट्रिब्यून का आर्टिकल है, ये मेरे सामने है, मैं यूजुअली कॉपीज लेके चलता हूं. जी जी. The caption is the government accept IMF bar or new SEZs. Now the IMF is not releasing the $7 billion fund, and they are dictating their terms. आप लोग जितनी भी बात कर रहे हैं ना, that is on the demand side of management. Now we are talking, I'm working on the source side, because until and unless you control the cost of molecule, that molecule has to be efficiently done. And there are engineers now in the industry who are particularly concerned, and the government has also asked them to come up with a solution. So that, because there are a lot of industry which will shut down, which has already shut down in Karachi also, and perhaps in Faisalabad also, we have to create solutions. आपके साथ काम करना ज़रूरी होता है because it needs cohesion also, because individually private sector and public sector and the institutions like IEEE has to work with cohesion and jointly to come up with solutions. बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि there are certain constraints with IMF as well. They do not allow some subsidies to be given to the textile area in particular. तो इसके ऊपर भी काम होने वाला है. The things are going on. It's moving towards a positive direction. I think आपकी जो knowledge है, शायद हमारी इतनी knowledge ना हो, लेकिन things are moving further. गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो इंसेंटिव उनके जहन में है उसको इम्प्लीमेंट करें. अब ये कहाँ तक कामयाब होते हैं, गॉड नोस बेटर. किसी और का अगर कोई सवाल हो तो अदरवाइज हम इस सेशन को अपने क्लोज कर दें. जी, this is Naveed Ansari here. Hello, I hope you can recognize me. जी, my question is कि this is a wonderful effort. It's essentially targeted towards the textile sector. But my question is, IEEE is playing its part, but where is the textile industry? What is, if we have invited them, we invited APTEMA, but we can witness the attitude of the industry. They're not here to listen. So what are we doing? We are saying कि जी हम ये एनर्जी एफिशिएंसी कर लें, पावर टैरिफ ऐसे कर लें, ये सॉल्यूशंस दे दें. किसके लिए? कोई सुनने को तो तैयार नहीं है. अभी आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसको हमने इतनी मेहनत से इनवाइट किया, सब कुछ किया, दे आर नॉट हियर. हम किसके लिए कर रहे हैं फिर ये? तो वो उनका एटीट्यूड तो देखें. एक, दिस इज फर्स्ट ऑफ माय रिमार्क्स. द अदर इज कि इमरान ज़फ़र ने भी बात की अभी कि जी एनर्जी जो है वो उसके सॉल्यूशंस हमें चाहिए, क्योंकि हमारे पास पावर क्राइसिस है, पावर नहीं है. तो अच्छा जी हम करते हैं, क्या सॉल्यूशन करेंगे जी? अब जेनसेट लगाएं गैस का, फिर उसके साथ अब सोलर भी लगाएं. अब सोलर भी दिन को अवेलेबल है, रात को नहीं है. आप एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाएं. आप ये सारी इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और जो ROI है वो कहाँ जाएगा, क्या बनेगा, आप किस तरह से करेंगे? तो जिम्मेदारी जो है, हम कह रहे हैं नहीं जी सारी जिम्मेदारी हमारी है. वो जो उनका जो भी R&D होती थी पहले कॉटन की, वो भी जो था
उसके ऊपर एप्टमा से पैसे लिए जाते थे, एप्टमा टेक्सटाइल इंडस्ट्री से पैसे लिए जाते थे, वो बंद हो गए, R&D बंद हो गई, हमारी यील्ड ख़राब हो गई। तो गवर्नमेंट को तो हमने हर तरह से फारिग कर दिया, अब सब कुछ हमने खुद ही करना है। गवर्नमेंट जो है वो अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इस बाबत R&D के रिसर्च के लिए पैसे नहीं देगी तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। अगर बिजली है तो भी हमें खुद ही करनी है, हर चीज़ हमने खुद ही करना है। तो आप क्या, वेयर इज़ द कंड्यूसिव एनवायरनमेंट? इट्स नॉट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टू प्रोड्यूस एनीथिंग। और फिर इस एनवायरनमेंट के अंदर आप सामने देख लीजिए, नतीजा देख लें, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं कोई यहाँ पर आपकी बात सुनने के लिए। तो दीज आर द रिमार्क्स। मतलब हम कह रहे हैं जी कि नहीं ये सब कुछ हमने ही करना है, तो फिर हम गवर्नमेंट की जरूरत क्या? फिर इफ समबडी वुड लाइक टू आंसर टू दीज कमेंट्स। हमारे पैनलिस्ट में से अगर कोई जवाब देना चाहे। सर मैं इस पर ये कहूँगा कि हमारे यहाँ अलमिया ये है कि एक्सप्लॉयटेशन होती है। कोई बेनिफिट जब इंडस्ट्री को दिया जाता है तो उसकी एक्सप्लॉयटेशन होती है, और होता यह है कि इसका इक्विलिब्रियम नहीं रह पाता। जब इंडस्ट्री को गैस दी गई तो उन्होंने उसकी हद से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन की, पूरे पावर प्लांट्स पे गैस प्रोड्यूस की, विच इज़ वाज नॉट द राइट डिसीजन। उन्होंने जो ग्रिड थी वो कट ऑफ कर दी। तो हमने बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टली कंज्यूम किया गैस को, और अब उसका नतीजा ये है कि जो रियल जेन्युइन नीड है उसके लिए भी गैस अवेलेबल नहीं है। तो आंसर ये है कि हमारी कौम को बहैसियत रियलाइजेशन होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट चाहिए तो उस बेनिफिट को एज अ बेनिफिट ही यूटिलाइज करें, उसकी एक्सप्लॉयटेशन ना शुरू कर दें। तो अगर हमें ये समझ आ जाएगी तो गवर्नमेंट और इंडस्ट्री दोनों ही का बेनिफिट हो सकता है। फिर इसमें आई थिंक गवर्नमेंट इज़ टू ब्लेम। गैस जलाने के लिए नहीं थी। सारे मिडल ईस्ट के अंदर केमिकल्स बनते हैं, आपकी प्लास्टिक्स बनते हैं सारी गैस के साथ, उस हाइड्रोकार्बन से। हमें क्यों इतनी सेंस नहीं है हमें कि जी हम वी बर्न आवर नेचुरल रिसोर्स? इज दिस द वे? दिस इज द गवर्नमेंट डिसीजन, इट हैज़ टू बी टेकन एट द गवर्नमेंट लेवल कि गैस जलाने के लिए नहीं है। वो हमें खुद ये इजाज़त देंगे तो लोग करेंगे। फिर लोगों के अंदर जितना शऊर है उतना ही करेंगे वो। ये इंटरेस्टिंग एक बात मैं ऐड करूँगा। अभी कतर मेरा जाना हुआ। कतर आपको पता है पूरी दुनिया में गैस एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कतर अपनी कंट्री में गैस लाइन से घरों को गैस नहीं दे रहा। सो इट वाज क्वाइट स्ट्रेंज फॉर मी कि वो अपनी गैस होते हुए दे नॉट अवेलेबल फॉर देयर होम प्रोडक्शन। वो गैस सिलेंडर्स हैं लेकिन एज अ गैस लाइन उन्होंने नहीं प्रोड्यूस की। तो ये बात ये कि आपकी कोई रिसोर्स हो तो आपको इंटेलिजेंटली स्ट्रेटेजिकली आप उसको यूटिलाइज़ करें। नबी साहब, जो आपने बात की ना, मैं ये समझता हूँ इसमें पॉलिसी से ज़्यादा विजन की कमी है। मतलब शायद हमारे पास बहैसियत कौम वो लॉन्ग टर्म विजन ही नहीं है कि हम अगले 10, 15, 20, 25 सालों का देख लें। हम अगले साल की बात करते हैं और कहते हैं अगली गवर्नमेंट आएगी तो वो इसको टेक ओवर करेगी। तो जहाँ पॉलिसी की हमने बात की उसके साथ ही ये विजन की भी कमी है। थोड़ा सा हमें टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो हम अब इस सेशन को आज के क्लोज करते हैं। आप तमाम पैनलिस्ट का, ऑडियंस का बहुत शुक्रिया। Ladies and gentlemen, that concludes our final session on power and energy challenges in the textile sector. We extend our deepest gratitude to our moderator, Engineer Monis Siddiqui, Vice Chairman of the IEEE Karachi Center, and all our esteemed speakers for the valuable insights. I would like to invite Mr. Naved Akram Ansari, Chairman IEEE, and Mr. Sufyan Ali Zishan, Director Sales at Badar Expo Solutions, to the stage and present a memento to our honorable panelists. We are pleased to acknowledge and show our gratitude to Professor Dr. Suhail Aftab Qureshi, President IEEE and Vice Chairman, Punjab Pakistan Engineering Council. Engineer Hasham Hadis, Director Siemens Pakistan Engineering Company.
Engineer Ishtiaqul Haq, Advisor, Elsewhere Electric, Pakistan. Engineer Imran Zafar, CEO, Intercon Pakistan Limited. Now, I would like to request to present a memento to Engineer Monis Siddiqui for his significant contribution. Let's show our appreciation with a warm round of applause. I now request everyone to kindly stay on the stage for a group photograph to commemorate the session.